Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation lecture for 9th standard ICSE students, and the subject that we are dealing with is civics. And we are continuing with chapter number 5, that is the elections. This is me presented by Zaid sir. In the last lecture, we have completed the merits and the demerits of both the direct election and the indirect elections. Today, we are going to start with the difference between the direct and indirect elections. ये बहुत ही important table है जहां पर आपको direct और indirect elections के बीच में जो basic difference है वो clear हो जाएगा. ठीक है, सबसे पहले देखिए मैं बार बार ये डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं बोलूंगा. ठीक है, आप समझ जाइएगा जैसे मैं कंटिन्यू करूंगा वैसे ही. ओके, सबसे पहले डायरेक्ट इलेक्शन का पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा है? लिखा है वोटर्स डायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. यस, इसी को तो हम डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, जहां पर वोटर्स क्या करते हैं, जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है या सिटीजन्स ऑफ एनी ऑफ द कंट्री, तो ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं. ठीक है, वोट देकर इलेक्ट करते हैं. अब बात आती है उसके अपोजिट इनडायरेक्ट इलेक्शन का. उसका फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? कहता है the voters, they do not directly elect their representatives or head of the state. यहां पर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते. इंस्टेड क्या होते हैं? दे इलेक्ट ओनली एन इंटरमीडिएरी बॉडी और इलेक्टोरल कॉलेज. अब ये इंटरमीडिएरी बॉडी क्या होता है? देखो, इंटरमीडिएट, ठीक है, राइट. तो इंटरमीडिएट, इंटर मतलब क्या? एक तरीके से बीच में, है ना. तो बीच में जो मीडिएट करते हैं, मीडिएट करना मतलब ट्रांसफर करते हैं एक तरीके से. तो इंटरमीडिएरी बॉडी, इसका मतलब क्या है कि हम जिसको वोट करते हैं और वो लोग किसी और को वोट करते हैं. तो ये तो हुआ इनडायरेक्ट इलेक्शन. लेकिन ये बॉडी क्या होगा? ये बॉडी होगा इंटरमीडिएरी मीडिएरी बॉडी. ठीक है, जिसको हम इलेक्टोरल कॉलेज भी कहते हैं. क्या कहते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज. ओके, तो यही लिखा है. सेकंड पॉइंट, द लॉ रेगुलेट्स द क्वालिफिकेशंस एज ऑफ द वोटर्स एंड एस्टैब्लिशेस एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर द कंटेस्टेंट्स. ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम लोग क्या है, हम लोग किस प्रिंसिपल पे वोट करते हैं, तो कहेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे हम लोग वोटिंग करते हैं. तो ये क्या हुआ? एक तरीके से क्वालिफिकेशन हुआ. किसका क्वालिफिकेशन हुआ? तो कहेंगे वोटर्स का, कि भाई वोटर्स को ये क्राइटेरिया फुलफिल करना जरूरी है, राइट. तो यही लिखा है कि भाई लॉ रेगुलेट्स द क्वालिफिकेशंस, द एज ऑफ द वोटर्स. ठीक है, जो वोटर्स है उसके क्वालिफिकेशंस या उसकी एज को रेगुलेट करता है. एंड एस्टैब्लिशेस एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर दी कंटेस्टेंट्स. और यहां पर जो कंटेस्टेंट्स है, जो कंटेस्टेंट्स का मतलब कौन? जो कहेंगे कि जो वोटिंग के लिए खड़े होते हैं, जो कैंडिडेट्स है, जो वोटिंग के लिए खड़े होते हैं. ठीक है, राइट, जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, उनके लिए भी क्वालिफिकेशन के मापदंड, मापदंड मतलब क्राइटेरिया, ठीक है, वो क्राइटेरिया सुनिश्चित करता है, रेगुलेट करता है. जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आप लोकसभा के इलेक्शंस के लिए खड़े रहना चाहते हैं तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन एज जो है वो होना चाहिए 25 इयर्स मिनिमम. ठीक है, मिनिमम जो है लोकसभा के लिए. एंड द सेम ऑन द अदर हैंड फॉर द राज्यसभा इज 30 इयर्स ऑफ एज, राइट. तो कंटेस्टेंट्स को भी यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मेंटेन करना पड़ता है. ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है, वो क्या लिखा है? ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर ट्रीटेड एट पार, देयर आर नो फर्दर क्वालिफिकेशंस. ट्रीटेड एट पार का मतलब क्या है? एक तरीके से सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है. यहां पर कोई क्वालिफिकेशंस नहीं मांगते, ना ही कोई अन्य क्राइटेरिया मांगते हैं कि आपको वोट करने के लिए 18 साल का होना चाहिए वगैरह वगैरह. नहीं, यहां पर ऐसे कोई भी क्वालिफिकेशंस नहीं होते. ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं. इसके बाद क्या लिखा है? एवरी एडल्ट सिटीजन होल्ड्स द राइट टू वोट. और ये पॉइंट यहां पर हमने बखूबी
कंप्लीट कर लिया है, मतलब सेकंड पॉइंट पे, राइट। तो भाई एडल्ट सिटीजन ही वोट कर सकता है। थर्ड पॉइंट यहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शन का, एवरी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होल्ड्स द राइट टू वोट। सोचो यहां पर क्या है कि जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, राइट, जो ऑलरेडी इलेक्ट हो चुका है बाय अ बिगर बॉडी, तो इनके पास राइट है, हर किसी के पास राइट है, दैट इज वोट करने का अधिकार है। ठीक है, वोट करने का अधिकार है इनके पास। तो यहां पर कोई फिल्टरेशन नहीं होता कि भाई फिल्टर कर दिया जाएगा, सिर्फ कुछ लोगों को ही वोट करने का अधिकार दिया जाएगा, नहीं, सभी को, ऑल द कैंडिडेट्स आर गिवन द राइट टू वोट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद फोर्थ पॉइंट, देयर इज अ लार्ज बॉडी ऑफ वोटर्स कॉल्ड द इलेक्टोरेट। यस, लार्ज बॉडी है यहां पर, और यहां पर क्या है, स्मॉल बॉडी इन हैंड्स ऑफ अ फ्यू, राइट। तो स्मॉल बॉडी है वोटर्स का। फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मेंबर ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली, ये तो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। यहां पर क्या है, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस थे डायरेक्ट इलेक्शन के और इनडायरेक्ट इलेक्शन के। अब यहां से मेन पॉइंट शुरू होता है, मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यहां पर शुरू होता है। यहां पर तीन तरीके के इलेक्शंस होते हैं, जो आप में से बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि सर जनरल इलेक्शंस क्या होता है, मिड टर्म इलेक्शंस क्या होते हैं, या कहेंगे कि बाई इलेक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, राइट। तो ये सारे इलेक्शंस मैं अभी आपको पढ़ाता हूं, जनरल इलेक्शंस, मिड टर्म इलेक्शंस एंड बाई इलेक्शंस। ओके, अब इनका थोड़ा बहुत जानकारी हम लेते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा में, जो लोकसभा है, ठीक है, यहां पर 550 सीट्स होती है। कितनी सीट्स होती है, 550 सीट्स। और इनका जो टेन्योर होता है, आपने 8 स्टैंडर्ड में बखूबी पढ़ा होगा, इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है ये 5 साल में होता है। तो हर 5 साल के गैप में हम लोग क्या करते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस करवाते हैं। तो इसी को कहते हैं जनरल इलेक्शंस। मैं यहां पर सेंटर की ही बात करूंगा, मैं लेजिस्लेटिव असेंबली की बात नहीं करूंगा, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली कहां होता है, स्टेट में होता है। वहां पर भी सेम ही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं। लेकिन कैसे इलेक्शंस होते हैं, स्टेट इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे अभी बिहार में हुआ था 5 साल के बाद, अभी यूपी में होगा 2022 में। ठीक है, तो लेकिन अभी मैं यहां पर लोकसभा की ही बात करूंगा, क्योंकि उसी से हम लोग ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो लोकसभा में कहेंगे कि हर 5 साल में, एवरी 5 इयर्स, यहां पर क्या होते हैं, फ्रेश इलेक्शंस होते हैं, सभी के सभी 550 सीटों के लिए। ठीक है, ऑल द 550 सीट्स के लिए फ्रेश इलेक्शंस होते हैं आफ्टर एवरी 5 इयर्स, और इसी को हम कहते हैं जनरल इलेक्शंस। सारी सीट्स पर, एवरी सीट पर क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, और वन कैंडिडेट ही, एक सिंगल कैंडिडेट ही यहां पर चुनकर आता है, जिसको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां पर जनरल सभा, मतलब जनरल इलेक्शन क्या होता है। गाइस गिव मी थम्स अप, जनरल इलेक्शन क्या होता है, समझ में आता है, आया समझ में, यस यस, ओके ओके, बहुत बढ़िया। जो भी लेट कमर्स है, प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा टाइम पर आने की कोशिश कीजिए। आपको क्लास का टाइम टेबल मतलब सुबह ही दे दिया जाता है। ठीक है, वैसे भी ये मैं आज अनटाइमली क्लास ले रहा हूं, क्योंकि आज मेरा दिन नहीं होता, टुडे इज नॉट माय लेक्चर अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल। जनरली आज आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह होता है, साइंस होता है, लेकिन आज सोशल साइंस ले लिया है मैंने। ठीक है, राइट, क्योंकि एक्स्ट्रा लेक्चर मुझे थोड़ा बहुत चाहिए, ताकि आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो और अच्छी तरह से कंप्लीट हो, राइट। ठीक है, अब देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन जनरल इलेक्शंस, मिड टर्म इलेक्शंस एंड बाई इलेक्शंस व्हिच मस्ट बी अंडरस्टूड केयरफुली। ओके, ठीक है, सबसे पहले बात करूं अगर जनरल इलेक्शंस की, तो रेगुलर इलेक्शंस व्हिच आर हेल्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा और वी कैन से स्टेट असेंबलीज। यहां पर स्टेट असेंबलीज का मतलब क्या है, यहां पर स्टेट असेंबलीज का मतलब है विधानसभा, जिसको हम क्या कहते हैं,
लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे कि गुजरात विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा, गोवा विधानसभा वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन अब ये थोड़ा बहुत जनरल लंबा टॉपिक है, ठीक है, तो शायद नहीं हो पाएगा, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है। लिखा है आफ्टर एवरी 5 years, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर 5 साल के गैप में, एवरी 5 years, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2014 में, ठीक है, वी सॉ लोकसभा इलेक्शंस, और अभी फिर उसके बाद 5 साल के बाद कब है? 2019 में जब इलेक्शंस हुए थे, राइट, ठीक है, तो ये भी लोकसभा के इलेक्शंस होंगे। अब नेक्स्ट इलेक्शंस कब आएंगे बेटा? तो कहेंगे 2024 में, 2024 में न्यू लोकसभा इलेक्शंस आएंगे। आया? तो देखिए हर 5 साल के गैप में, आफ्टर एवरी 5 years, क्या होता है बेटा? जनरल इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। अब देखिए द लास्ट जनरल इलेक्शंस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द 17th Lok Sabha were held in April May 2019। ये आपको बखूबी पता होगा, राइट, ठीक है। जब आप 8th स्टैंडर्ड क्रॉस करके 9th में आए थे, तब जाकर यहां पर इलेक्शंस हुए थे फॉर द 17th लोकसभा, ठीक है। तो हम लोग ये 17th लोकसभा क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई आजादी के बाद सबसे पहले 1952 में बनी थी लोकसभा, ठीक है, राइट, और उसके बाद कहेंगे हर 5 साल में इलेक्शंस हुए हैं, राइट, ठीक है। जनरली 5 साल में इलेक्शंस हुए हैं, कभी कभी 13 मंथ्स, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स में भी हुए हैं, लेकिन वो सब मैं आपको 10th में सिखाऊंगा, राइट। अभी उसमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी आप समझ लीजिए जनरल इलेक्शंस क्या होते हैं। जनरल इलेक्शंस जनरली हर 5 साल के गैप में होते हैं, आफ्टर एवरी 5 years, ओके, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है मिड टर्म इलेक्शंस। मिड टर्म इलेक्शंस क्या होते हैं? देखिए मिड टर्म इलेक्शंस का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने अभी कहा ना कि कुछ इलेक्शंस ऐसे थे जो 13 मंथ्स के बाद हुए, या कुछ इलेक्शंस ऐसे थे जो 3 मंथ्स के बाद हुए, राइट, ठीक है। तो इसको कहते हैं मिड टर्म इलेक्शंस। क्या कहते हैं? मिड टर्म, ठीक है, बीच में ही इलेक्शंस करवाने पड़े। क्यों करवाने पड़े? क्योंकि जो लोकसभा है, राइट, वो डिसॉल्व हो गई। डिसॉल्व हो गई का मतलब वो खारिज हो गई, वो लोकसभा अभी नहीं रही। इसलिए कुछ ऐसी सरकारें होती है, कुछ ऐसी गवर्नमेंट होती है, राइट, जो अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाती, जो अपना टर्म है, 5 साल का जो टर्म है वो कंप्लीट नहीं कर पाती, राइट। तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में बीच में इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, 5 साल के बीच में ही, राइट, ये 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाती, ओके। तो इसको कहते हैं मिड टर्म इलेक्शंस। क्या कहते हैं? मिड टर्म इलेक्शंस, राइट, ठीक है। अब देखते हैं क्या है ये मिड टर्म इलेक्शंस। मिड टर्म इलेक्शंस आर द इलेक्शंस विच आर हेल्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म ऑफ 5 years। याद रखिएगा क्या है कि भाई बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म ऑफ 5 years, ठीक है। अगर कोई ऐसी सरकार है जो 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाती, हो सकता है 3 साल में ही वो सरकार गिर जाए, हो सकता है 13 महीनों में ही गिर जाए, हो सकता है कि 3 महीनों में गिर जाए, राइट, ठीक है। तो ऐसी सरकारों, मतलब अब जगह तो खाली नहीं हो सकती ना, मतलब प्रधानमंत्री की जगह जो है वो खाली नहीं रह सकती। तो ऐसे केसेस में क्या होता है? मिड टर्म इलेक्शंस करवाए जाते हैं, ओके, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है। लिखा है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 years, ठीक है, जो टर्म है 5 साल का, उसके पहले हमें इलेक्शंस करवाने की जरूरत पड़े, तो वैसे इलेक्शंस को हम कहते हैं मिड टर्म इलेक्शंस, ओके, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। व्हेन द लेजिस्लेचर इज डिसॉल्व्ड ड्यू टू वन रीजन और द अदर, such elections are held when the central government or state government fails to prove its majority in the legislature, and elections are held for the new government. The newly formed government या newly formed legislature will have full 5 years term। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो यहां पर मेजॉरिटी प्रूव करने की बात आई। क्या आई बात? मेजॉरिटी प्रूव करना है, ओके। तो मेजॉरिटी प्रूव कैसे करते हैं? देखो
जनरली 550 सीट्स होती है। अब इसमें से मेजॉरिटी लानी है, तो मेजॉरिटी कितनी लानी है बेटा? 50% प्लस 1 सीट लानी है। ये तो 50% लाएंगे मतलब स्कोर्स लेवल हो जाएगा, है ना, इक्वल हो जाएगा, राइट। लेकिन एक सीट ज्यादा लानी है, तब हम कह सकते हैं कि आप मेजॉरिटी में है, ठीक है, राइट। तो अब देखिए 550 का 50% कितना हुआ? 275, है ना। मेरा मैथ्स थोड़ा कच्चा है, अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा। 275 सीट्स हुई, क्लियर है बेटा इतना, राइट। प्लस 1 लानी है, क्यों लानी है भाई? क्योंकि मेजॉरिटी है, तो 276 सीट्स हमें लानी है, ठीक है, जीत कर आनी है। कोई भी पार्टी को 276 सीट्स लानी है, राइट, ठीक है, तभी जाकर वो कह सकेगी कि मैं मेजॉरिटी में हूं और मैं ही गवर्नमेंट बनाऊंगी, या मैं ही गवर्नमेंट बनाने के कंडीशन में हूं, सिचुएशन में हूं, राइट। हाँ, अगर 276 से ज्यादा आती है, राइट, तो इसको कहते हैं पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत मतलब ये सरकार को कोई गिरा नहीं सकता, ठीक है। आया, क्लियर हुआ इतना? इतना क्लियर हुआ बेटा? गिव मी अ थम्स अप। यस, ओके, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है, अब थोड़ा और समझाना जरूरी है आपको। जैसे कि करंट सरकार है, जो 2019 की जो लोकसभा है, उसमें 301 सीट्स है। कितनी है? 301 सीट्स। और वैसे ही आपको पता होगा कि हमारे देश में राजीव गांधी की सरकार थी, है ना। राजीव गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। तो इनको सीट्स कितनी मिली थी? 400 प्लस। 550 में से, सॉरी 550 में से 400 प्लस सीट्स मिली थी। तो ये तो क्या थे? पूर्ण बहुमत में थे, है ना, पूर्ण बहुमत में थे ये लोग, राइट, ठीक है। तो ये सरकार नहीं गिर पाएगी इतनी आसानी से, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी सरकार जो है मतलब अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाती। इतने विधायक, चाचा जो है ना, चाचा जो है वो पार्टी बदल लेते हैं। चाचा हमारे जो विधायक है, ठीक है, वो पार्टी बदल लेते हैं। तो पार्टी जब बदल लेते हैं तो जो 276 है उसकी जगह एक आधा विधायक भी दूसरी पार्टी में चले जाए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 275 या लेट अस से 274। तो इस केस में ये सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है। जब मेजॉरिटी नहीं है तो इनको कोई हक नहीं है कि गवर्नमेंट ये फॉर्म करे, और ये गवर्नमेंट 5 साल से कम में गिर जाती है, ठीक है, राइट। और फिर हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें एक नई सरकार बनाने की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए जो मिड टर्म इलेक्शंस है वो करवाने पड़ते हैं। ओके, क्लियर है इतना आइडिया? चलिए अब देखते हैं। तो अभी मैंने आपको मिड टर्म इलेक्शंस बताए, ठीक है, राइट। अब आते हैं बाई इलेक्शंस। बाई इलेक्शंस क्या होते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर हो सकता है कि ये 550 जो सीट्स है इसमें से एक आधा मेंबर, लेट अस से 1 और 2 मेंबर फॉर एग्जांपल रिजाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिजाइन। या फिर उनका डेथ हो जाता है, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन उनका डेथ हो जाता है। या तो वो रिजाइन कर देते हैं या तो डेथ हो जाता है। तो इस केस में क्या पूरे लोगों को सफर करना पड़ेगा? मतलब पूरी लोकसभा वापस नहीं बनानी पड़ेगी? तो आंसर है नो। सिर्फ जो वेकेंसी क्रिएट हुई है, जो खाली पद है, क्या है बेटा? जो खाली पद है, पद समझते हैं ना, वेकेंसी, जो वेकेंसी सीट है, जो वेकेंट सीट है, ठीक है, उसके लिए ही सिर्फ इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। आप समझिए इस चीज को, ठीक है। क्या है कि 550 में से अगर इक्का दुक्का मेंबर क्या होते हैं, वो रिजाइन कर देते हैं, या लेट अस से कि उनका डेथ हो जाता है, अनटाइमली डेथ हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर एक वेकेंसी क्रिएट हो गई। क्या क्रिएट हो गई? वेकेंसी, या कहेंगे वेकेंट सीट, राइट। एक सीट खाली हो गई। तो ये सीट के लिए, सिर्फ ये सीट भरने के लिए क्या मैं पूरा 550 को वापस इलेक्शन करवाऊंगा? तो आंसर है नो। सिर्फ यही सीट भरने के लिए जो इलेक्शंस करवाए जाते हैं उसको हम कहते हैं बाई इलेक्शन, ठीक है। आया समझ में? आया समझ में?
गाइस गिव मी अ थम्स अप, स्टूडेंट्स गिव मी अ थम्स अप। ओके, इसको कहते हैं बाई इलेक्शन। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं क्या लिखा है बाई इलेक्शन में। तो बाई इलेक्शन में लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस टू फिल द वैकेंसी इन द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बिकॉज ऑफ द रेजिग्नेशन और डेथ, ये ध्यान रखिएगा, डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इज कॉल्ड बाई इलेक्शन। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स सर्व द रिमेनिंग टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर और यहां पर थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, देखिए यहां पर जो मिड टर्म इलेक्शन है, जो मिड टर्म इलेक्शन है, यहां पर क्या होता है, यहां पर अगर नया लोकसभा फॉर्म होगा तो चाहे पिछली सरकार 2 साल कंप्लीट की हो, लेकिन जो नया लोकसभा होगा ना, इसका तो पूरा टर्म रहेगा 5 साल के लिए। ठीक है, लेकिन यहां पर जो सीट वेकेंट हुई है बाई इलेक्शन में, जो सीट वेकेंट हुई है, सपोज कि फॉर एग्जांपल एक भाई साहब थे जिनका नाम ये था, ये महाशय जो है इनका नाम ये था, ठीक है, और ये फॉर एन एग्जांपल 2020 में लोकसभा के मेंबर बने, ठीक है, राइट, 5 साल के लिए। लेकिन क्या हुआ, इनका डेथ हो गया, इनका डेथ हो गया 2000 लेटर से, कब डेथ कराऊं इसका, 2022 में करवाता हूं डेथ, ठीक है, राइट। तो अब क्या होगा, तो इनका तो टेन्योर चलने वाला था 2025 तक, 5 साल के लिए, लेकिन बीच में ही इनका डेथ हो गया। तो अब बाकी के जो 3 साल बचे हैं, ठीक है, ये कोई नया मेंबर आके कंप्लीट करेगा। फिर नया मेंबर नहीं बोल सकता भाई मेरे को 5 साल दो, नहीं, आपने क्या किया, आपने इसका वैकेंसी खत्म किया, ठीक है, इसका वैकेंसी फिल किया। याद रहेगा, याद रहेगा बेटा डिफरेंस। नहीं, बाई इलेक्शन इमरजेंसी केस के लिए नहीं होता। किस केस के लिए होता है भाई, रेजिग्नेशन आ जाए, अचानक से रेजिग्नेशन दे दिया, उसको आप कह सकते हैं इमरजेंसी केस के लिए, ठीक है, लेकिन अचानक से रेजिग्नेशन दे दिया, अचानक से उनका डेथ हो गया, सडन, ठीक है, तो सडन को आप हो सकता है इमरजेंसी कह दो, लेकिन इमरजेंसी तो मैं नहीं कहूंगा भाई, सडन वैकेंसी आ गया, ठीक है, राइट, तो इसको हम कह सकते हैं बाई इलेक्शन। याद रहेगा बेटा, ओके, समझ में आया, आया समझ में, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। तीनों इलेक्शन समझ में आए, तीनों इलेक्शन समझाए। देखो मैंने क्या समझाया, सबसे पहले जनरल इलेक्शंस, फिर क्या समझाया, मिड टर्म इलेक्शंस, ठीक है, और उसके बाद बाई इलेक्शन या बाई इलेक्शंस, ओके, राइट, तीनों तीनों के लिए समझा दिया, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, राइट, ये थोड़ा पेचीदा मामला है। देखो जैसे मैंने कहा कि लोकसभा में कितनी सीट है, लोकसभा में है 550 सीट, ठीक है। अब आप सोचिए, मतलब ये 550 सीट जो है, और आपको पता है हम लोग कैसी डेमोक्रेसी है, हम लोग डेमोक्रेसी है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो ये 550 लोग कौन है, ये भारत के जो नागरिक है ना, उनके क्या है, ये उनके रिप्रेजेंटेटिव है, राइट, ठीक है। अब देखिए भारत, माफ कीजिएगा, भारत का थोड़ा मैं फ्री हैंड डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, इतना मेरे को आदत नहीं है, लेकिन ये लोकसभा में क्या है, सॉरी, ये लोकसभा में क्या है, ये लोकसभा में पूरे भारत के जितने भी नागरिक है, ठीक है, इनका रिप्रेजेंटेशन करवाना है। तो हम क्या करेंगे, हम पूरे भारत को किस में डिवाइड करेंगे,
तो कहेंगे छोटे छोटे भागों में, जहां से उस छोटे छोटे भागों में से सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव आएगा, है ना, ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव विल कम फ्रॉम दैट स्मॉल एरिया। ठीक है, अब आप सोचिए भारत के कितने भाग करेंगे, हाउ मेनी पार्ट्स will the India will be divided? Can you guess for the representation in Lok Sabha? Guys, बताइए भारत को कितने छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना पड़ेगा? कम ऑन बताइए। अगर मुझे लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन करना है पूरे भारत का, राइट, सॉरी, तो कितने पार्ट्स में मुझे पूरे इंडिया को डिवाइड करना पड़ेगा? आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, कम ऑन। इज द कनेक्शन ओके? अगर नहीं पता तो मना कर दीजिए, नहीं पता सर, द हेवन इज नॉट गोइंग टू फॉल। ओके, देखिए मैंने क्या कहा, लोकसभा में कितनी सीट्स है? 550 सीट्स है। और ये 550 लोग कौन है? 550 लोग जो है ये क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेशन करते हैं। किसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं? तो कहेंगे भारत के नागरिकों का, भारत के नागरिकों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, राइट। तो भारत के नागरिक कहां रहते हैं भाई? भाई पूरे समूचे भारत में रहते हैं, है ना, ठीक है, समूचे भारत में रहते हैं। तो समूचे भारत में रहते हैं मतलब भारत को कितने भागों में डिवाइड करना पड़ेगा अगर मुझे ये सीट्स का रिप्रेजेंटेशन करना है? सीधी सी बात है, 550। आया समझ में? आया समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, आया समझ में? गिव मी अ थम्स अप, है ना, ठीक है, ठीक है। अब सोचो कि क्या हम इक्वल डिवीजन करेंगे? हम डिवीजन किस बेसिस पे करेंगे? हम डिवीजन किस बेसिस पे करेंगे बेटा? हम भारत के जो डिविजन्स है, ठीक है, भारत का जो डिवीजन है वो किस बेसिस पे करेंगे? ऑन विच बेसिस? बताइए, भारत का डिवीजन हम किस बेसिस पे करेंगे बेटा? नहीं पता तो मना कर दो यार, कम ऑन। अहम ब्रह्मास्मि नहीं हो सकता हर कोई। अच्छा, धर्म कह रहा है एरिया, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ओके ओके, और कोई? स्टेट्स, अच्छा अच्छा, भाई कुछ लोग हमसे भी पूछ रहे हैं स्टेट्स, क्वेश्चन मार्क, डबल क्वेश्चन मार्क। चलिए, मैं कहूंगा नहीं, ना ही कोई एरिया के बेसिस पे, ना ही कोई स्टेट्स के बेसिस पे। हम करेंगे डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। किसके ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। कैसे? तो देखिए, पॉपुलेशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, पूरे इंडिया को डिवाइड करते हैं ताकि जो नंबर ऑफ वोटर्स है, ये 550 कैंडिडेट्स को जो नंबर ऑफ वोटर्स है वो इक्वल रहे, ठीक है। समझाता हूं, देखो कैसे, अभी समझ में नहीं आएगा लेकिन समझाता हूं कैसे। भाई पॉपुलेशन हमारे यहां कौन गिनता है? किसको? भाई पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन काउंटिंग को, पॉपुलेशन काउंटिंग को क्या कहते हैं हम लोग? बताइए, पॉपुलेशन काउंटिंग को क्या कहते हैं हम लोग? गुजराती में कहते हैं वस्ती गणतरी। इसको हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या कहते हैं? सेंसस। अच्छा, ये सेंसस कब कब किया जाता है? कब किया जाता है ये सेंसस? ये सेंसस कब किया जाता है बेटा? यस यस
यस, बहुत बढ़िया। तो मैं कहूंगा हर 11वें साल पे, है ना, 10 साल के बाद, लेकिन कब? हर 11th ईयर आफ्टर एवरी, मतलब हर 11वें साल पर। जैसे अभी कब होगा? 2021 में नया सेंसस आएगा, ठीक है, राइट। अब सोचिए कि अपने पास कच्छ है, गुजरात में कच्छ है, ठीक है, और गुजरात में अहमदाबाद भी है। क्या आपको लगता है कि अहमदाबाद में और कच्छ में नंबर ऑफ पीपल जो वहां पे रेसिडेंट्स है वो इक्वल रहेंगे? क्या आपको लगता है? नो, बहुत बढ़िया, नो, नो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई जिसको समझ में आ रहा है प्लीज गिव मी अ थम्स अप। जो कहानी में मेरे साथ है, गिव मी अ थम्स अप। यस, यस, ओके, ओके। अब सोचिए, फॉर एग्जाम्पल कच्छ में है 500 लोग, ठीक है, अहमदाबाद में है लेट अस से कि 2000 लोग। ये आपको पता है क्यों है? क्योंकि कच्छ कैसा एरिया है? कच्छ एक रेगिस्तान एरिया है, वहां पर हैबिटेट इजीली नहीं होता, या वहां पर अर्बनाइजेशन नहीं हुआ है। अहमदाबाद में 2000 लोग हैं। अब सोचिए, अहमदाबाद से ये भाई साहब आए, बोले कि मैं लड़ूंगा इलेक्शन। कच्छ से ये भाई साहब आए, बोले मैं लड़ूंगा इलेक्शन। तो जीतने के लिए कितना चाहिए? 500 में से जीतने के लिए नीतीश भाई साहब को कितना चाहिए? कितने वोट्स चाहिए? 500 में से जीतने के लिए नीतीश भाई साहब को कितने वोट्स चाहिए? कम ऑन, जब वोटर्स ही इतने हैं तो क्या करेंगे? 500 में से कितने चाहिए वोट्स जीतने के लिए? बहुत बढ़िया, है ना, 251, तभी जाकर ये जीतेगा, ठीक है। अच्छा, 2000 में से कितने चाहिए ये भाई साहब को वोट जीतने के लिए, मतलब इलेक्शन जीतने के लिए? 2000 में से आउट ऑफ 2000 हाउ मेनी वोट्स दिस फेलो नीड्स टू विन एन इलेक्शन? बहुत बढ़िया, 1001 एंड अप, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कहेंगे 1001। अभी तो मैं सिंगल पार्टी की बात कर रहा हूं इसीलिए, ठीक है। हो सकता है यहां पर 5 लोग हो सकता है यहां पर 10 लोग हो, लेकिन वो उस पर नहीं जाना है अभी। अभी सिंपल करते हैं। तो ये मेरे साथ अन्याय हुआ ना? ये अन्याय हुआ कि भाई साहब तेरे को जितने लोग वोट नहीं करने वाले हैं उससे ज्यादा तो मेरे को क्या चाहिए? उससे ज्यादा तो मेरे को मेजॉरिटी चाहिए। तो ये तो मेरे साथ अन्याय हो जाएगा, है ना? अन्याय होगा, होगा कि नहीं होगा? आप बताइए। मतलब जहां से तुम्हारी रेस खत्म होती है उसके कई दूर से ज्यादा जाके मेरी रेस तो शुरू होती है, ऐसा कहूंगा मैं, है ना? कहूंगा कि नहीं ऐसा? तो भाई ये तो दिक्कत हो गया। तो अब क्या होता है? अब यहां पर पिक्चर में आता है हमारा इलेक्शन कमीशन। अभी आगे वही टॉपिक सिखाऊंगा। यहां पर पिक्चर में आता है हमारा इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन क्या करता है? इलेक्शन कमीशन भारत के जो बड़े बड़े हिस्से हैं जहां पर पॉपुलेशन कम है ज्यादा है, वो मेक श्योर करता है कि एवरी कैंडिडेट gets equal number of वोटर्स, ठीक है। लेकिन अभी डिसाइड कैसे करेगा? तो डिसाइड करेगा पिछले सेंसस की रिपोर्ट पे, ठीक है। अच्छा, अब आप बताइए, मुझे, प्लीज मुझे बताइए, भारत का, इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके पास पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके पास पॉपुलेशन ज्यादा है? ओके, ओके, बहुत बढ़िया, सीधी सी बात है, यूपी है। अच्छा, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके पास सबसे लीस्ट पॉपुलेशन है?
सिक्किम, सिक्किम इज द राइट आंसर, ठीक है, सिक्किम और नॉर्थ स्टेट्स, बहुत सारे ऐसे, लेकिन सिक्किम अभी रखते हैं, मुझे सिक्किम याद है इसलिए सिक्किम रखते हैं, वैसे तो त्रिपुरा भी हो सकता है क्योंकि वहां पर भी छोटे पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम है। तो अब क्या करेंगे, अब सोचिए, तो इनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में कैसे होगा, तो सिक्किम के पास सिर्फ एक ही लोकसभा की सीट है और यूपी के पास 80 लोकसभा की सीट्स है, आया समझ में। और गुजरात के पास, अगर हमारा जय जय गरवी गुजरात की बात करें तो गणेश भावसार तुम्हारा आंसर कितनी है, 26। क्यों, पॉपुलेशन के हिसाब से हमने क्या किया, पॉपुलेशन के हिसाब से हमने एरिया को डिवाइड किया ताकि सबको इक्वल नंबर ऑफ वोटर्स मिले। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ भाई साहब, क्लियर हुआ, गिव मी ए थम्स अप। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना, ठीक है, ठीक है, राइट। अब देखिए, अब आते हैं बात कॉन्स्टिट्यूएंसी पे। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी एक वेल डिमार्केटेड एरिया है जहां पर इक्वल नंबर ऑफ वोटर्स, जितना हो सके उतना, मैं ऐसा नहीं कहता कि भाई एकदम परफेक्ट हमें फिगर मिलेगा, नहीं, जहां तक हो सके वहां तक इक्वल नंबर ऑफ वोटर्स मिले, ठीक है, उसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो गुजरात में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 26, यूपी में कितनी है, 80। अब आपको मालूम पड़ा क्यों, आपको मालूम पड़ा क्यों भाई, क्यों, पॉपुलेशन, है ना, और पॉपुलेशन के बेसिस पे क्या करते हैं, एरिया डिवाइड करते हैं। अच्छा, अभी आपको पता है भारत की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी होगी, भारत की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी होगी बताइए, एरिया वाइज, एरिया वाइज भारत की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी होगी, सर तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज नहीं, एरिया वाइज। सोचो एरिया कहां पर होगा, ऐसा बड़ा एरिया तो जहां पर पॉपुलेशन कम होगी। अब पॉपुलेशन कम कहां है, कच्छ में है ना, और कहां पर है, कच्छ कैसा है, रेगिस्तान है, तो वैसे ही लद्दाख, लद्दाख इज द आंसर, राजस्थान नहीं होगा बेटा, राजस्थान इटसेल्फ इज अ स्टेट। काय कर तो है, इतना अच्छा समझा रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है बेटा, चलिए कोई नहीं, मैं आपको और एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, मैं वीडियो पॉज कर देता हूं,